नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि जानते हैं आप कि हर सुबह एक विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें करते हैं। तो आज आपको बताएं कि आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच आमंत्रित हैं, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों में काम किया है जो जानने योग्य है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे हमारे बिहार की सभ्यता की, हमारे बिहार की संस्कृति की और विशेषकर बिहार के टूरिज्म की, बिहार के पर्यटन की। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अनमोल वचन के साथ। आइए नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हमारे बीच हैं कैप्टन प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे, जैसा कि शुरू में ही हमने अपने दर्शकों को ये बातें बताई हैं कि आज हम बातें करेंगे अपने सभ्यता और संस्कृति की। बिहार टूरिज्म पर आप काम करते हैं, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपने विषय में बताएं, कहाँ से संबंध रखते हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब कैसे कहाँ से हुई? सबसे पहले मैं दूरदर्शन के तमाम जो जानने वाले हैं, समझने वाले, देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं पटना का रहने वाला हूं और अभी 20-22 वर्षों से मैं दिल्ली में रहता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही हुई। उसके बाद मैं एविएशन इंडस्ट्री में आ गया। 96 में मैंने जमशेदपुर से इसकी शुरुआत की और 2003 में मैं एयर इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मैं किंगफिशर और अभी मैं इंडिगो एयरलाइन में कार्यरत हूँ। जी, अच्छा, तो ये जो आपने बताया अभी बिहार टूरिज़्म पर जो आप काम कर रहे हैं प्रवीण जी, ये आपकी अलग से रुचि है कि बिहार टूरिज़्म पे काम करना है? इसके विषय में कुछ बताएं आप। जी बिल्कुल, मैं पिछले 10-15 सालों से इस विषय पे कार्य कर रहा था। हमारी टीम भी है कि चूँकि मैं बिहार से हूँ और मैंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया है। मैंने देखा है कि कैसे लोग सीमित साधनों को भी कैसे उसको एक्सिक्यूट करके उसको डेवलप करके और टूरिज़्म से इनकैश कराते हैं स्टेट्स के लिए। मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, फूडफॉल कैसे बढ़ाते हैं। और हमारे बिहार में जब मैंने देखा और पढ़ा, जाना, देखा, तो मुझे लगा कि बिहार में असीमित संभावना है। मतलब उसकी लिमिट नहीं। इतने सारे हमारे पास आप कह सकते हैं साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स कह सकते हैं, जिनको अगर हम डेवलप करें तो जो आज फुटफॉल है जो 2 करोड़ के करीब है आई थिंक पर ईयर, वो बढ़ के उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। और बिहार तो ऐसे भी आप देख सकते हैं करीब करीब 3 जो सनातनी धर्म हैं, जैसे कि जैनिज़्म है, भगवान बुद्ध का है, और सिखिज़्म का, उनका शुरुआत तो यहीं से हुआ है। तो हमारे पास बहुत सी संभावना है और हमारा स्टेट एक लैंडलॉक स्टेट है। तो इसको अगर कोई सबसे अच्छा अगर कोई शक्ति प्रदान कर सकता है रेवेन्यू जनरेशन में, तो मुझे लगता है वो टूरिज़्म है और स्पेशली रिलीजियस टूरिज़्म है। तो यही कारण है कि मुझे इस कार्य को करने में बड़ा इंटरेस्ट भी है, मेरा पैशन भी है कि कैसे मैं अपनी पुरानी चीज़ों को लोगों तक ले जा सकूं, अपनी जो सभ्यता थी उसको पूरे दुनिया में कैसे फैला सकूं। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग पिछले 10 से 15 साल से लगे हुए हैं। जी प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि कई एयरलाइंस के साथ आपने मिलकर काम किया है और चूँकि मूलतः आप बिहार के हैं, तो एक मन में कमजोरी भी होती है कि मैं जहाँ का हूँ वहाँ से संबंधित कुछ काम करूँ, वहाँ के लिए कुछ काम करूँ। आपने बताया भगवान महावीर के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, सिखिज़्म के बारे में, और इसके अलावा मुझे लगता है चूँकि एक प्रकाश डालें आप कि बिहार में ऐसा क्या कुछ दिखा आपको इसके अलावा कि आपको लगा कि नहीं, मुझे बिहार के लिए ही करना है। क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं तो कई ऐसे देश हैं जिनके लिए आपके रास्ते खुले हुए थे, तो बिहार को आपने क्यों चुना? बिहार का सिलेक्शन क्यों किया?
देखिए मुझे लगता है कि जो एक मिट्टी का भी कर्ज होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक इसको हम अपनी भाषा में माटी का बोलते हैं, कर्ज। अगर मैं बिहार के लिए नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? मैं का मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं का मतलब आज की पीढ़ी। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? आप देखिए बिहार की स्थिति, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कार्य किया है, प्रधानमंत्री जी के भी उनके द्वारा भी बिहार को काफ़ी सौगातें दी गई हैं, लेकिन जब तक कि कोई सिविलियन, कोई नागरिक, आम नागरिक नहीं उठता है तो सरकार चाहे कुछ भी कर ले, उस राष्ट्र की, उस प्रदेश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जनता जागरूक ना हो। और मुझे लगता है कि बिहार को करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बिहार, अभी हम देखते हैं कि जो आप अगर आप लिस्ट देखेंगे डेवलपमेंट में, तो उसमें बिहार का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। बिहार से लोग माइग्रेट करके बाहर जाते हैं कार्य करने के लिए, तो उनकी पीड़ा भी कहीं ना कहीं कि उनको माइग्रेट ना करना पड़े, उनको बाहर ना जाना पड़े। हमारे पास खुद इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं, अब पैंडेमिक में हमने देखा जब कोरोना काल था, कितने लोग बाहर से बिहार आ रहे थे लौट कर। तो उन सभी पीड़ाओं से मुझे ये एहसास हुआ कि हम अगर कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर है, तो हम क्यों ना बिहार में कुछ ऐसा करें ताकि रोज़गार के अवसर प्रदान हो, बाहर से लोग आएँ और बिहार की जो छवि है और सुधरे। तो ये मेरा एक संकल्प, एक मेरा विश्वास है। और मैंने अभी इस साल ही हमने एक कार्यक्रम कराया था, गंगोत्सव, काफ़ी अच्छा रहा। और अगले साल भी हम लोग इसको करने जा रहे हैं। और बिहार में और भी हम टूरिज़्म पर काम करने वाले हैं, जैसे कि वर्ल्ड बुद्धा फेस्टिवल भी 2024 में हमने सोचा कि इसको कराएंगे। और बिहार का हूँ, बिहार को डेवलप कराना हमारा एक लक्ष्य, हमारा एक सोच है, हमारी टीम है। तो ज़रूर हमें करना है और हम करते रहेंगे। जी, गंगोत्सव के विषय में अभी आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिहार में किया, कैसे आयोजन किए और क्या कुछ इसकी खासियत थी? गंगोत्सव, गंग संस्कृत वर्ड है, शब्द है, और इसका मतलब होता है पानी। तो हमने सोचा कि बिहार में अगर हम पर्यावरण को भी ध्यान दें और टूरिज़्म को अगर बढ़ाना हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि माँ गंगा के किनारे पाटलिपुत्रा बसा हुआ है, और दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं पूर्व में हुई हैं वो सारी नदियों के किनारे हुई। तो उन सारी सभ्यताओं, जो जिस अभी देश जहाँ पर हैं, ये सभ्यताएं जहाँ विकसित हुई, उन सभी को जोड़कर एक ऐसा एक कार्यक्रम किया जाए जहाँ से बाहर से भी लोग आ सके, हमारा फुटफॉल बढ़ सके, FDI जिसको बोलते हैं, और बिहार का टूरिज़्म फ्लरिश कर सके। तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गंगोत्सव की शुरुआत की। और इसमें इस बार हमने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने कार्यक्रम कराए, जिसमें 501 स्त्रियों द्वारा आरती कराई, जो कि आज तक इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, माँ गंगा की डेडिकेटेड आरती। और 4 देशों के कलाकारों को हमने बुलाया था, जिसमें रशियन कलाकारों द्वारा रशियन भाषा में हमने आरती कराई, पेपर में भी आया था बिहार के माफ़ कीजिएगा। और इसमें अनेकानेक कार्यक्रम हमने कराने की कोशिश की, और इस बार हम बड़े पैमाने पर इसमें कराएंगे, ताकि बिहार की छवि, बिहार का टूरिज़्म और बिहार को लोग जानें। जो एक छवि बिहार की बनी थी, अभी कुछ सालों से तो बिल्कुल कम हो गई, लेकिन उस छवि को हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं। और बिहार एक केंद्र रहा है, एपिसेंटर रहा है पूरे भारतवर्ष का, जिसने पूरे भारतवर्ष को दिशा दी है। तो वो अब समय आ गया है। अगर भारत की बढ़ने की बात करेंगे तो बिना बिहार के भारत नहीं बढ़ सकता है, ऐसी हमारी सोच है, और हिस्ट्री भी यही बताती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने लोकतंत्र की जननी की बात करते हैं तो हमारा बिहार ही रहा है। और जब हम ऐसे विकास की बात करते हैं तो कई ऐसे महापुरुष हैं जो बिहार से ही रहे हैं, बिहार की धरती से उन्होंने पूरी आज़ादी की लड़ाई हो या फिर कई ऐसे उद्धार हो जो पूरे देश के लिए बिहार ने किया है। तो आपका एक प्रयास मुझे लगता है अति सराहनीय है। यदि हम वैदिक दिवस की बात करें, चूँकि आप हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो वैदिक दिवस के विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे प्रवीण जी? जी बिल्कुल, वैदिक दिवस भी ये एक एक्सटेंशन है हमारा गंगोत्सव का। अच्छा। क्योंकि हमने बोला गंगोत्सव एक्चुअली में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ रिवर्स, दुनिया की जितनी सभ्यताएं नदियों किनारे, उनको जोड़कर, जिस तरह से ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, कॉमनवेल्थ, तो बिहार को एक प्लेटफॉर्म बना के कि बिहार में ये सारे कंट्रीज़ को हम रोपिन करें, उनके स्पोर्ट्स, उनके हैंडीक्राफ्ट, उनके आर्ट एंड कल्चर, कुजीन, उनको लाएं। तो एक बहुत बड़ा ये एक मेला, एक
एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूँकि हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के बिना भारत का चर्चा करना भी, भारत के बारे में बात करना भी मेरे को लगता है कि हम बात भी नहीं कर सकते कि जब तक वैदिक सभ्यता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे वैदिक सिविलाइजेशन का ही अंश है। चाहे वो गैंगटिक सिविलाइजेशन हो या मोहनजोदाड़ो का हो, ये सारे कहीं ना कहीं वैदिक सिविलाइजेशन से ही इन्फ्लुएंस थी। तो हम अपनी पुरानी जो परंपरा है, हमारा जो सोल है हमारा, वो वेद है, ऐसा मानते हैं हम। इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये किसी धर्म, किसी जात, किसी पंथ का नहीं, ये भारतीय है, ये भारत की चीज़ है। तो उसको दुनिया तक लाया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 9 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वैदिक दिवस मनाया जाएगा। और ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, अपितु ये विश्व के 20 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। और भारत के तमाम जो गुरुकुल हैं और विद्यालय हैं और मंदिर हैं जो बड़े बड़े प्रमुख, उसमें भी मनाया जा रहा है। तो एक शुरुआत है अपने परंपरा को, अपने कल्चर को दुनिया तक ले जाने का। जी, इसके आयोजन में क्या कुछ खास होगा जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति के विषय में लोगों को जानकारी मिल सके, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके आयोजन अभी तो हम लोगों ने 1 दिवसीय रखा है, क्योंकि दिवस तो एक ही हो सकता है। और इसमें हम लोगों ने सारे वो तमाम बिंदुओं को इसमें डाला है जो कि वैदिक शास्त्र में दिया हुआ है। क्योंकि वैदिक शास्त्र एक कंप्लीट ह्यूमन के लिए, एक मैनकाइंड के लिए एक आप कह सकते हैं ग्रंथ है, जिसमें तमाम बातें दी गई है। साइंस भी है, आर्ट भी है, कल्चर भी है, सोशल भी है। तो सारी चीज़ें, तो सब पर ये समीट हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को अवगत करा सकें कि जो हमारा वैदिक शास्त्र था वो कितना उस ज़माने में, जो आज से हज़ारों हज़ार साल पहले लिखा गया था, कितना समृद्ध रहा होगा वो, और कैसे आने वाले वक्त में ये ह्यूमन काइंड को हेल्प कर सकता है। और भारत की जो परंपरा है विश्व के कोने कोने में कैसे जा सकती है, और लोग उसको एक्नॉलेज करके, जिस तरह से योगा दिवस को एक्नॉलेज किया यूनाइटेड नेशन ने, इसको पहले भारत सरकार एक्नॉलेज करे, इसको अनाउंस करे नेशनल डे में, और इंटरनेशनल डे में इसको घोषित किया जाए। यही हमारा लक्ष्य है। बहुत सारी चर्चाएं हमने की बातचीत के दौरान, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जान पाए हैं हमारे दर्शक। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी वो चल रही थी हमारे वैदिक दिवस को लेकर। आपने बताया कि लगभग 20 से ज़्यादा देशों का इसमें समागम होगा, कई ऐसे आयोजन होंगे, तो क्या कुछ विस्तार से बता पाएंगे आप इसके विषय में? जी बिल्कुल, वैदिक दिवस 20 से अधिक कंट्रीज़ में हम लोग, जहाँ भी हमारे टेम्पल हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जो सनातन में बिलीव करते हैं, उन तमाम जगहों पर वैदिक दिवस सेलिब्रेट करेंगे हम लोग एक साथ। जैसे अक्षरधाम टेम्पल है तो उनके 1180 मंदिर हैं, तो उनकी कमेटी से भी बात हुई, और अभी तक जो कन्फर्मेशन है उसमें ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूएसए और यूके, यहाँ पर वैदिक दिवस मनाने की अभी तक बात हुई है। और वो अभी 9 तारीख को, तब तक हम करीब 20 से अधिक कंट्रीज़ में जहाँ भी अक्षरधाम है वहाँ पर भी मनाने की व्यवस्था हो जाएगी। साथ साथ इस्कॉन से भी बात चल रही है कि उसमें भी इसको मनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सारे सनातन के हैं, और वैदिक दिवस वेदों पर आधारित है, और वेद सारे, सबका एक मेन जो रूट है वो वेद है। तो वेद से ही सनातन के जितने भी पंथ हैं वो एक जगह आके मर्ज करते हैं। तो इसके लिए किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। और मुझे लगता है जहाँ भी हम गए हैं फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, लोगों ने सराहा है और आगे बढ़कर बोल रहे हैं कि मैं वैदिक दिवस हम लोग मनाएंगे। जैसे मैं 2-3 दिन पहले पुरी था, जगन्नाथपुरी, वहाँ भी बात हुई उनकी कमेटी से, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम बिल्कुल मनाएंगे। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, वहाँ भी बात हुई। तो भारत के तमाम प्रमुख मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, धाम में, गंगोत्री धाम हमारे साथ पूरी तरह से समर्पित है, लगे हुए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ भी ये मनाया जाएगा, और द्वारकाधीश में भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक आंदोलन है, एक आंदोलन मीन्स पॉलिटिकल आंदोलन नहीं समझिए, एक सनातन के प्रति जागरूकता, अपनी जो कल्चर उसको दुनिया तक ले जाने की। विश्व गुरु बन रहा है भारत, था, मैं तो मानता हूँ कभी ऐसा नहीं हो कि विश्व गुरु नहीं था, हमारे सोचने का नज़रिया अलग हो गया था। अब हमको एक आत्मबल मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री वो भी पर्यटन पर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो हमारी सोच भी बदली है और युवा भी आगे आ रहे हैं। और ये जो वैदिक दिवस है, आप देखिएगा 9 तारीख को, ये बहुत बड़े ओकेज़न में किया जाएगा, और विगत कुछ वर्षों में ये पूरे हिंदुस्तान का जहाँ जहाँ भी सनातनी वहाँ मनाया जाएगा। जी, जब हम किसी भी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक पूरी जो टीम लार्ज स्केल पे हमारे साथ होती है प्रवीण जी, तो एक मन में एक बात आती है कि उद्देश्य क्या रहा है।
आपने बताया कि आपने बिहार टूरिज्म पे काम किया है, मुझे तो लग रहा है कि आपने वर्ल्ड टूरिज्म पे काम किया है। नहीं विश्व स्तर पर जब आप काम करते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगी कि आपने वर्ल्ड टूरिज्म पे काम किया है। यदि हम बात करें उद्देश्यों की, तो किन उद्देश्यों को लेकर आपने इन तमाम चीज़ों को करना प्रारंभ किया और कितनी सफलता आप अपने आप को मतलब देख पा रहे हैं कि कितनी सफलता मिल पाई है आपको? देखिए, जहाँ तक बात है कि विश्व पर्यटन की आपने बात छेड़ी है, स्वाभाविक है कि अब वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज है, तो डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं मानव है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। और हमारा जो शास्त्र है, जो हमारी परंपरा है, वो बताता है कि विश्व के सबको आप अपना मानो, सभी हमारे बंधु, वसुधैव कुटुंबकम। जी। तो हम लोग सबको अपना मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं। तो आपने पूछा कि ये आप उद्देश्य क्या रहा है। सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है, किसी भी धर्म मजहब तो सिखाता नहीं लड़ाई करना, और हम चाहते हैं कि चूँकि हमारा इतना रिच कल्चर रहा है, विश्व में 2 ही 3 सिविलाइजेशन हुआ है जो रिच रहा है, जैसे कि आप पर्शियन सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं, टिग्रिस मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं, और चाइनीज़। ये एक सिविलाइजेशन ऐसा रहा है, मायन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा जो आज तक हजारों साल से अभी तक चलता आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो इस सिविलाइजेशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना एक लक्ष्य है। दूसरा, बिहार की अगर बात करूं तो मैंने पहले ही बोला कि बिहार में जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है, इसको कैसे इन्हांस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और जो सरकारें काम कर रही, किसी की भी सरकारें हो, उनको कैसे बल प्रदान किया जाए, हम एक फोर्स कैसे उनके लिए बन सके, एसेट्स कैसे बन सके, उस विषय को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है कि बिहार के लोगों को जॉब मिले। अगर यहाँ फूड FTA बढ़ता है, यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे वैदिक दिवस की हमने बात की, तो वैदिक दिवस तो मेनली इसका करने के पीछे था कि जो मंदिर है हमारे, उनको जीर्णोद्धार किया जाए, उनको एक साथ जोड़ा जाए। और चूँकि उसका रिलीजियस महत्व है, अगर वो मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, लोग उसके बारे में जानेंगे, तो डेफिनेटली लोग जाएंगे वहाँ। अगर जाएंगे तो मंदिर का भी इनकम होगा, वहाँ जो लोग, जो आसपास के लोग, उनको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का सृजन होगा। और साथ ही साथ गुरुकुल पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो बड़ी ही अच्छी व्यवस्था थी। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में है कि जो पुराना भारत था, जहाँ पर भारत का वैभव था, जहाँ पर लोगों की वैल्यू थी, उसको कैसे लौटाया जाए। फॉरेनर भी इस बात को मानते हैं, तभी तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लोग आ रहे हैं। आप वृंदावन में देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश में देखिए, इतने सारे लोग हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि बिहार में तो सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना उन सभी फॉरेनर को जो हैं, विदेशी नागरिक, उनको बिहार में लाया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने ये सारे कार्यक्रम करना शुरू किया। और ये 10 साल का रिसर्च है, काफ़ी दिन हमने इस पर कार्य किया, तब आगे जाके इस पर हम लोग बढ़ रहे हैं। जी, चूँकि आपने वर्ल्ड बुद्धा का भी जिक्र किया अभी। जी। और जब हम बात बुद्ध की करते हैं तो एक बड़ा गहरा संबंध हमारे बिहार से दिखता है। आपने कई काम भी किए हैं, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपने जो यात्राएं की, आपने जो बुद्ध को टटोला है बिहार में, कहाँ पाया और क्या स्थिति रही, लोगों के मन में बुद्ध कहाँ है? देखिए, मैं एक बात बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तमाम देशों में मैं घूमता हूँ, लोगों को भी जाता हूँ, जो भी आदमी एक धार्मिक बंधन से ऊपर उठ जाता है, इसकी सोच एक मानवता के लिए हो जाती है, उसके घर बुद्ध का आपको स्टैचू मिलेगा। ये बड़ा ही यूनिक सी बात है, चाहे इस्लाम को फॉलो करने वाला, क्रिश्चियनिटी को करने वाला, या हिंदुज़म, जो हिंदुस्तान में रहते हैं खासकर, उनके घर बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध की जो सोच है, भगवान बुद्ध की, वो सोच है सबको साथ ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे सनातन में नहीं, लेकिन मॉडर्न, मतलब सनातन तो बहुत पुराना है। अगर हम 3000 साल 2500 साल पहले की बात करें, तो उस समय से एक सोच का एक सोच पनपा कि विश्व में शांति की बड़ी ज़रूरत है, और शांति तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। और जब एक साथ लोग होते हैं तो चीज़ें प्रॉस्परस होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो अगर बुद्धा, तो हमारे पास ऑलरेडी एनलाइटेंड यहीं बोध गया में हुए, और जिस तरह से इस्लाम को फॉलो करने वाले के लिए मक्का है, क्रिश्चियनिटी के लिए आपको वेटिकन सिटी है, जूस के लिए जो उनका इजराइल में जो है सिटी, तो वहाँ पर इतना फुटफॉल है। तो अगर इसको हम लोग डेवलप करें, इसमें हम वो सारी चीज़ें करें जिससे कि लोग आ सके, तो मुझे तो लगता है कि बिहार प्रदेश, जो हमारा भारत है, उसमें सबसे समृद्ध राज्य में से एक हो सकता है, अगर उसको सही मायने में उस लेवल तक पहुंचा सके। और इसमें सरकार ही नहीं, हम सभी, हमारे से तमाम लोगों को लगना पड़ेगा कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे हम इसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर सकें।
जिसके कारण हमने वर्ल्ड बुद्धा पर काफ़ी हमारी मीटिंग भी हुई। बुद्धिज़्म में भी काफ़ी सेक्ट्स हैं, 4 सेक्ट्स हैं, उन सभी को मिला के मीटिंग हुई। हमने उससे पूछा कि अगर यहाँ पर हम वर्ल्ड बुद्धा फेस्टिवल कराते हैं तो कैसा रहेगा, सभी लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। तो उन्होंने बड़ी सराहना की और सबने बोला कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध को अगर आज 60% लोग जानते हैं तो 100% लोग जाने, बुद्ध के संदेश को जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सनातन का ही एक रूट है बुद्ध। जी। तो और हम सनातन में भी मानते हैं कि हमारे पहले जो बुद्ध थे वो भगवान शिव थे। तो बुद्ध का मतलब तो एनलाइटेंड होना है, जो प्रकृति को जान जाता है। तो मुझे लगता है कि जो बोध गया जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा उस पर जोर रहता है उन जगहों पर, उस जगह को और हम लोग डेवलप करें और इफ़ेक्टिव कलेक्टिव डेवलपमेंट हो। बाहर के भी इन्वेस्टर आएँ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर आएँ और उस जगह को डेवलप किया जाए, तो आने वाले कुछ वर्षों में बिहार का नक्शा ही अलग होगा। जी। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं प्रवीण जी, तो एक इसका बड़ा जो क्षेत्र होता है वो नदियों से होकर गुजरता है। क्योंकि जब हम नदियों की बात करते हैं, नदियों से कई ऐसे रास्ते निकलते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसा कहते भी हैं कि नदियों से कई सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। आपने चूँकि गंगा पर भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट आपने चलाए हैं, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा तो जो इवेंट है उसकी शुरुआत है गंगोत्सव से, फेस्टिवल ऑफ रिवर्स इंटरनेशनल, तो दुनिया की तमाम नदियाँ, तो हमारे पास तो माँ गंगा है। मैंने पहले भी बोला था कि बिहार और पटना में जो कार्यक्रम कराने के मेन जो रीज़न रहा है वो माँ गंगा रही और डेफिनेटली इन्वायरमेंट इसमें आएगा ही, क्योंकि कोई भी अगर पोल्यूशन रहेगा तो हम उस चीज़ से कोई भी मैक्सिमम चीज़ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली माँ गंगा को जो दूषित है पानी, उसको भारत सरकार, राज्य सरकारें काफ़ी कार्य कर रही हैं, लेकिन हम लोग भी अपना एफर्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग जागरूकता पैदा करके, क्योंकि हम तो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है कि उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनडायरेक्टली हम लोगों को ये बता के कि भाई आप इसको गंदा मत करो। और देखिए धर्म का बड़ा रोल रहा है। धर्म एक तरह से लोग को कोई भी गलत काम करने से रोकता है। तो अगर हम इस तरह से इसको हम एमलगमेट कर दें कि अवेयरनेस लोगों तक फैले कि आप जो कर रहे हो इससे आपको बहुत नुकसान होना है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली लोग सुनते हैं। हमने एक पद यात्रा की, हमारे बच्चे गंगोत्सव में, गंगोत्सव के 2 हिस्से हैं। एक हम लोग अखंड ज्योत करते हैं जो कि गंगोत्री धाम से पटना तक अभी आ रहा, बाद में वो गंगा सागर तक जाएगा। वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिले मैराथन हमने कराया। इसमें 15 बच्चे हमारे दौड़ रहे थे और पीछे एक रथ था जिस पर अखंड ज्योत रखा हुआ था। इस बार वो और बड़े पैमाने पर होने जा रहा है और हम तमाम मंदिरों में रुकते थे, लोगों को अवेयर करते थे। हमने विमेन, चूँकि ये पूरा कार्यक्रम विमेन एम्पावरमेंट पर ही, मैं बताना भूल गया था आपको, नारी सशक्तिकरण पर है ये कार्यक्रम पूरा। तो इसमें हम तमाम जगहों पर रुक के लोगों को एजुकेट करते थे, पूजन होता था ताकि मंदिरों की भी स्थिति सुधरे, उन जो मंदिर अभी खराब स्थिति में हैं। और साथ ही साथ हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस बार हमने करने जा रहे हैं कि जो सैनिटरी है उसको हम पैड को हम गंगा में या पानी में न डालें, उसके लिए भी मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैंसर अवेयरनेस, क्योंकि आर्सेनिक बहुत ज़्यादा गंगा में फैला हुआ बहुत से जगहों पर, तो मेन है कि गंगा का सफाई करो, गंगा को स्वच्छ रखो। और गंगा, माँ गंगा से कैसे लोगों को फ़ायदा हो सके टूरिज़्म के माध्यम से और भी माध्यम से, इस बात पर हम लोग फोकस कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आपके तमाम दर्शकों को, इस बार हमने प्रण लिया है कि हम गंगोत्री से पटना तक वेल का वृक्ष लगाएंगे। और इस बार हम लोग वेल वृक्ष लगाने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी और साइंटिफिक भी इसका है कि जो बेल का वृक्ष होता है वो सबसे कैश क्रॉप्स होता है, सबसे अधिक पैसा देने वाले किसानों को। तो हम ये तमाम वृक्ष लगा रहे हैं इस बार, ताकि पानी का भी शुद्धिकरण हो सके, लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारा जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इतना होना चाहिए, वो भी होगा, तो ऑक्सीजन रिलीज़ भी ज़्यादा होगा। तो ये एक सोच है जिसके साथ चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम लोग अभी पैदल रोड के द्वारा आ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जब हमारे साथ कम से कम कुछ कंट्री जुड़ जाएं, 8-10 कंट्री, तो हम नाव के द्वारा इसको अखंड ज्योत के लेके, तो टूरिज़्म फ्लरिश करेगा। जहाँ जहाँ स्पॉट है वहाँ रुकेंगे, डेफिनेटली वहाँ के टेम्पल का जीर्णोद्धार होगा, लोग जानेंगे, जब बाहर के लोग जानेंगे डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। जी, तो ये एक सोच है। वही मैंने कहा, क्योंकि नदियों के माध्यम से कई सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता है। कई ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही है। यदि हम गंगा स्वच्छता अभियान की बात करें, कई ऐसे मिशन भी हैं जो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि आम इंसान के द्वारा भी कुछ पहल हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपने एक मुहिम जो चलाई है
बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर जो आप साथ चलते हैं, आयोजन के माध्यम से स्वच्छता पर भी आपने ध्यान दिया है कि एक बहुत बड़ा कदम है। यदि आज के युवाओं को हम इससे जोड़ने की कोशिश करें प्रवीण जी, क्योंकि आज का युवा बड़ा प्रैक्टिकल होता है, उन्हें अर्थ चाहिए, उन्हें एक ऐसा सिक्योर लाइफ चाहिए जिनसे वो अपने एक लग्जरियस लाइफ को जी सके, उन्हें पैसे भी चाहिए। तो आज के बच्चे को हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से हुए? आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि युवा को आज के डेट में उनको इंस्टेंट कुछ भी चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जी जी, बिल्कुल से गोल ओरिएंटेड करना। मैं एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जो गंगा के किनारे जो हम ये अखंड ज्योत मैराथन लाते हैं उसका सिर्फ रिलीजियस इम्पैक्ट नहीं है। जो अनयूज लैंड है हमारा गंगटिक प्लेन के किनारे, दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड है, उसको कैसे हम लोग 9 महीने वो पानी के बाहर रहता, 3 महीने पानी में रहता जल में, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मंदिरों का कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि भारत हमारी जो सरकार भी इस पर काफ़ी कार्य कर रही है। मैंने सुना भी है कि वो कमेटी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वहाँ की युवाओं को जॉब देने की बात है। अगर हम जो अनयूज लैंड है वहाँ पर हम एग्जॉटिक वेजिटेबल या फ्रूट्स की खेती करें या ऐसी चीज़ की जिसका सप्लाई, जिसका डिमांड बहुत है, तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा, ऑटोमेटिकली वो उसका आंसर मिल जाएगा कि जब रोज़गार मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे तो उनका लाइफ भी सुधरेगा। तो एक उद्देश्य ये है। दूसरा, अगर हम मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं और मंदिर को उस तरह से करते हैं कि मंदिर पे लोग आ सकें, तो डेफिनेटली वो भी एक रोज़गार का अवसर खोएगा, तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज तो सबसे अधिक नौकरी इंडिया आईटी में देता है। अगर इंडिया को अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं हो कि इंडिया आईटी का हब है, अब यूएस नहीं भारत है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, युवाओं की जो अपेक्षाएं वो भी पूरी होंगी। जी, कि यूथ हमारे भारत की संस्कृति से, वैदिक सभ्यता और संस्कृति से कैसे जुड़ सके, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं? बिल्कुल हमारी योजनाएं, क्योंकि जो देश का जो मैक्सिमम प्रतिशत है वो हमारे यंगस्टर ही हैं आज के डेट में, और किसी भी देश की समृद्धि और विकास में यूथ का योगदान सबसे बड़ा होता है। बिना यूथ को तो कंसिडर कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो वैदिक दिवस है, इसमें भी यूथ हमारे साथ काफ़ी यूथ जुड़ रहे हैं। रीजन बीइंग कि सारे अब एक सबको एक मोटिवेशन है कि हम देश हमारा बढ़ रहा है, ज़रूर इसको हम बढ़ाएं, साथ साथ अपने कल्चर को, अपने आर्ट को भी दुनिया तक ले जाएं। और आर्ट और कल्चर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रोस्पेरिटी को। प्रोस्पेरिटी मीन्स आपका बिजनेस कितना हो रहा है इन टर्म्स। आज भारत विश्व का 5वां है अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जब भारत 5वां बना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक तो आईटी था, और दूसरा हमारा जो रिच कल्चर है इसका भी बड़ा योगदान रहा है। हमारी सोच रही है, तभी आज वर्ल्ड के तमाम जो सीईओ वगैरह हैं वो भारतीय हैं। तो कहीं ना कहीं ये कल्चर ही उनको उस लेवल तक ले जाता है कि सभी में जाकर एडजस्ट भी करना और अपने आप को साबित करना। तो यूथ हमारे साथ काफ़ी जुड़ रहे हैं। और एक जो शिक्षा की पद्धति है जो आज हमारी सरकार, उसमें भी कुछ करेक्शन कर रही, और मुझे लगता है कि करेक्शन की ज़रूर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज फैमिली की जो वैल्यू है थोड़ी सी कम हुई है। अगर आप 30-40 साल का डेटा देखेंगे तो फैमिली की वैल्यू कम हुई। तो इस फैमिली को वैल्यू को भी कैसे मोमेंटम दिया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, और एजुकेशन को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, सभी को एजुकेशन मिले, उस पर भी हम लोग काफ़ी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और गुरुकुल के लिए बेसिकली करें कि आप देखेंगे गुरुकुल के जो बच्चे हैं माफ़ कीजिएगा, वो बच्चे आज समाज में अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं। तो उनको कैसे समाज के साथ जोड़ा जाए, उनकी जो गुरुकुल में जो बच्चे हैं, अब हमें चूँकि सबको एक साथ लेके चलना, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं, तो ये सोच सरकार की भी है। तो इसको कैसे गुरुकुल में उन बच्चों को भी जोड़ा जाए जो बच्चे आज नहीं पढ़ रहे हैं गांव में, उनको कैसे गुरुकुल में लाया जाए। और गुरुकुल का सिलेबस सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं, वो सारा शास्त्र जो कि आने वाले पीढ़ी को ज़रूरत है, उसको कैसे फ़िल्टर किया जाए। उन पर ये भी चल रहा है चर्चा कि उनके सिलेबस को कैसे एफिलिएट कराया जाए, कैसे उनको सीबीएसई से जोड़ा जाए। ऑलरेडी मैंने सुना है कि सरकार इस पर काफ़ी कार्य कर रही है। और साथ साथ 12th के बाद उनको जॉब नहीं होता था, क्योंकि उनकी जो डिसिप्लिन थी, जो लाइन था, वो बड़ा एक लिमिटेड था। तो उसको कैसे डाइवर्सिफाइड किया जाए, उनको कैसे इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, वॉट जिस फील्ड में जाना वो जा सके। देखिए, गुरुकुल जब था तो भारत विश्व गुरु था, गुरुकुल था, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र और
व्याकरण आचरण दोनों सिखाए जाए। ये चारों चीज़ें गुरुकुल में सिखाई जाती है। तो जो एक फाउंडेशन था वो गुरुकुल पद्धति की अच्छी थी। तो मैं तो चाहूँगा कि गुरुकुल भी, आज कोई गुरुकुल में एडमिशन लेना नहीं चाहता, हमारा लक्ष्य है कि 10 साल के बाद लोग गुरुकुल में एडमिशन जिस तरह से IIT IIM को देते हैं उस तरह से लें। और जो हमारा जो अदर भी इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल्स हैं, एकेडमीज हैं, उनको भी इस पद्धति से जोड़ा जाए कि जो इसकी अच्छाई है उसको अडॉप्ट करें। तो यूथ काफ़ी आगे बढ़ के इसमें कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक नया वर्टिकल्स भी खुलेगा जब हम वैदिक साइंस पर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो एक जॉब की अलग अपॉर्चुनिटी खुलेगी। तो मुझे लगता है आर्ट एंड कल्चर भी उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यूथ काफ़ी इससे जुड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए मुझे तो लगता है कि मैंने जहाँ भी गया हूँ, हज़ारों हज़ार लोग मेरे को इस चीज़ से, हमारी जो मुहिम से जुड़ रहे हैं और अपने कल्चर को बढ़ाना। और सबसे अच्छी बात है कि वैदिक दिवस ये किसी एक का नहीं है, ना कि प्रवीण का है या किसी, ये सब का है। तो ये सारे लोग अपने आप खुद मिलके मना रहे हैं। तो ये उसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो चर्चा चल रही थी वैदिक योग्यता को लेकर चल रही थी, तो क्या वैदिक योग्यता का संबंध किससे है और इसे कैसे आपने अपने प्लान का हिस्सा बनाया? जी, जिस तरह से ओलंपियाड होता है बच्चों के लिए और सीनियर्स के लिए, चूँकि हम ऐसा मानते हैं और दुनिया भी मानती है कि एजुकेशन सिस्टम जितना भारत का समृद्ध रिच रहा, उतना विश्व की कोई सभ्यता है, 4-5 सभ्यताएँ उसमें भारत अग्रणी रहा है। तो हम यूनान या बाहर की चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम अपना क्यों नहीं? मोदी जी का भी ये मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी का भी ये, देखिए बिहार में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए। तो क्यों ना हम ओलंपियाड को रिप्लेस करने के लिए हम अपना एक सिस्टम शुरू करें, वैदिक योग्यता, जो हमारे वैदिक साइंस था उस पर बेस्ड हो और मॉडर्न का भी उसमें एमलगमेशन हो, ताकि वैदिक स्कूल के बच्चे को भी एक मिले इंसेंटिव कि हाँ कुछ करना है, आगे जाना है। और जो मॉडर्न स्कूल के बच्चे, उनको भी सीखने को मिले कि मॉडर्न हम वैदिक साइंस क्या था। तो उस लेवल पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो इससे यूथ को बहुत फ़ायदा होने वाला है और कंट्री को फ़ायदा होगा और विश्व को फ़ायदा होगा। जी, जब आप कोई मुहिम लेकर चलते हैं प्रवीण जी, चूँकि आपका तो वर्ल्ड लेवल का ये मुहिम है, कई ऐसे देशों को मिलाकर आपने कई ऐसी प्लानिंग की, कई ऐसे इवेंट किए हैं, जन समर्थन कैसा रहता है, लोगों का सपोर्ट कैसा मिलता है? देखिए, जन समर्थन, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है लोग को पहले उसको समझना पड़ता है कि है क्या, क्यों कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। मैं इसको एक परिवार कहता हूँ, क्योंकि जब पूरा भारत तभी संपूर्ण होगा ये मुहिम जब पूरा भारत इससे जुड़ जाएगा, यानी कि हर एक के दिल में इसके प्रति एक भावना होगी। तो मुझे अभी तक जहाँ भी गया हूँ समर्थन काफ़ी मिला है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग इससे जुड़ रहे हैं। जी, यदि हम बात करें चुनौतियों की, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आपने काम किया है, बहुत बिग स्केल है आपका, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपको देखने को मिली हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी होती है कि जब आपका परिवार छोटा हो तो डेफिनेटली आपको लोगों तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। तो अभी ऊपर वाले की कृपा से अभी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो शुरू में चुनौतियाँ थी वो चुनौतियाँ अब कम होती जा रही हैं। और चूँकि मेरा बिहार एक फेवरेट, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, तो जब मैंने शुरुआत यहाँ की थी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी बनिस्बत कि मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, लेकिन करना तो मुझे बिहार में ही है। तो चुनौती से कोई बात नहीं, चुनौतियाँ आती हैं जाती हैं, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे लोग इस बात को समझेंगे और इस बात को अप्रिशिएट करते हुए इसको गले लगाएंगे और इस मुहिम से जुड़ेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया था कि आपने वर्ल्ड बुद्धा पे काम किया, आपने गंगा स्वच्छता पे काम किया, और भी ऐसे प्लानिंग है। चूँकि आप बिहार से हैं, बिहार के टूरिज़्म को बहुत अच्छे से भली भांति समझते हैं, क्या कुछ लगता है और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में आप काम कर पाएंगे आगे चलकर, ताकि वो जो क्षेत्र है वो लोगों के दृष्टि में आ सके और वहाँ का विकास हो सके? क्या कुछ खास है उस जगह में, ये लोग जान पाएँ? बिहार में तो मैंने बोला कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, और हमारे पास चूँकि 3 धर्मों का ऑलरेडी सेंटर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 स्पॉट तो ऐसे भी हाईलाइटेड होना चाहिए, और ये हॉट स्पॉट है अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और साथ ही साथ जो अगर मैं टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म भी इसमें बहुत फ्लरिश, जैसे मैंने बोला गैंगटिक प्लेन वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल लैंड है, तो डेफिनेटली अगर हम उस लैंड का यूज करें तो काफ़ी लोगों को रोज़गार का सृजन हो सकता है। साथ ही साथ अगर टूरिज़्म, सिर्फ टूरिज़्म एक चीज़ को, रिलीजियस टूरिज़्म से बहुत से टूरिज़्म जुड़ते हैं। आपको हैंडीक्राफ्ट
जुड़ जाता है आपका। और भी अदर अब आप एग्जांपल पे तिरुपति का देखिए, जब तिरुपति शुरू हुआ था तो वहाँ की क्या पॉपुलेशन थी, कितनी इंडस्ट्री थी। आज तिरुपति के आसपास आप देखेंगे तो कितनी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। तो टूरिज़्म एक सेंटर होता है, एक फोर्स होता है, जैसे सन है, उसके अराउंड बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाते जिनको लगता है शुरू में कि ये कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है और मेरा पूरा कन्विक्शन है कि बिहार के जो भी स्पॉट है उसको हम लोग डेवलप करें, हम काम कर रहे हैं। सरकार से भी हम आशा करते हैं, सरकार कर भी रही है, सरकार इसको ध्यान दे। और आने वाले वर्ष में जो हम गंगा उत्सव कर रहे हैं उसमें सरकार का भी पूरा सहयोग मिले और बिहार के लिए गौरव का बने विषय। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, थाईलैंड में रामलीला होता है 1 महीने का, आपको टिकट नहीं मिलेगा वहाँ, क्योंकि वो किससे करते हैं, पपेट से करते हैं, जो हमारे यहाँ कठपुतली बोलते हैं, और वो सॉलिड होता है। तो आप सोचिए कि हमारे कल्चर को वहाँ पर दुनिया को दिखा रहे हैं, वो कितना इनकैश करा रहे हैं इससे। इंडोनेशिया में सालों भर रामलीला होता है, तो यहाँ लोग धर्म से जोड़ देते हैं, ये हमारी संस्कृति सभ्यता है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी है, माँ सीता के बिना रामायण पूरा नहीं हो सकता है, बुद्ध भगवान के बिना बुद्धिज़्म पूरा नहीं हो सकता, महावीर के बिना जैनिज़्म पूरा नहीं हो सकता, और गुरु गोविंद सिंह जी के बिना सिखिज़्म पूरा नहीं हो सकता। तो पूरा ब्रह्मांड तो यही है, अगर अपने लैंग्वेज में बात करूं। जी, समय कैसे निकाल पाते हैं आप, चूँकि आप खुद एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जी, ये आपने थोड़ा मुश्किल हो जाता है समय निकालना, क्योंकि हमारा शेड्यूल भी टाइट है। लेकिन जितना भी समय मिलता है मैं उस समय का सदुपयोग करता हूँ, और जहाँ भी जाना होता है, आज मैं भी आया हूँ तो छुट्टी है तो मैं आया हूँ, तो काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है। लेकिन अब एक लक्ष्य है तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए तो समय नहीं देखना, काम तो करना ही पड़ेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं प्रवीण जी आपको, कि आप अपने कार्य और अपने उद्देश्यों में निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और हमारे बिहार, हमारे भारत के टूरिज्म को ऐसे ही विकसित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रवीण कुमार जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए, ईमेल और ख़तों के माध्यम से। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर DD के Patna @gmail.com।